सो हियर क्वेश्चन इज देयर। ओके, कल किसी ने बोला भी था कि सर क्वेश्चन आपने नहीं कराया वो वाला, जो हम लोग एक कॉन्सेप्ट परसों पढ़ के छोड़ दिए थे दैट कॉन्सेप्ट पे। तो आपको क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि आपका जो वेपर डेंसिटी है, नो, वेपर डेंसिटी किसका बोला जा रहा है, ऑफ द इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम का वेपर डेंसिटी की बात कर रहा है। देखिए वेपर डेंसिटी का मतलब आप सिंपल डेंसिटी से कंपेयर करिए इसको, इक्विलिब्रियम मिक्सर, नो, वेपर डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सर कितना है, ऑफ NO2 and N2O4 is found to be 40 for the equilibrium। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम का इक्वेशन दिया है N2O4 और ये रिवर्सिबली ये कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 में। आगे बोला जा रहा है कैलकुलेट, क्या हम लोगों को कैलकुलेट करना है परसेंटेज ना ऑफ NO2 इन द मिक्सर, ये करना है इन द मिक्सर। तो NO2 का परसेंटेज कैलकुलेट करना है मिक्सचर में। ऑप्शन दिया है 10%, फिर दिया है 5%, फिर दिया है आपका 26.08% और फिर लास्ट में दिया है नन। ठीक है, तो इसको इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग करते कैसे हैं एक्चुअल में, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हमारे पास है ना वेपर डेंसिटी का मतलब हुआ आपके पास डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया है, अगर यहाँ पे देखें कि वेपर डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ NO2 एंड N2O4 इज फाउंड टू बी 40। तो वेपर डेंसिटी आपको मतलब D दिया है आपका 40 दिया है ना। अच्छा, अब एक और हम लोग को जब फार्मूला हम लोग बता रहे थे कि अब कोई बताएगा कि जो रिलेशन क्या था, हम लोगों के पास एक रिलेशन जो डिराइव किए थे वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, किसी को याद है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी में एक रिलेशन किया था हम लोगों ने, किसी को याद है क्या? एनीवन? ऐसे करके मैंने बताया था एक्स और उसको अल्फा से भी लिखिए। वो कितना बताया था हमारे पास, कितना आया था कि कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इन ब्रैकेट वाई में आया था वाई माइनस वन और ये डी आया था। ये हम लोगों ने डिराइव किया था इसको। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, स्मॉल डी का तो वैल्यू दिया है, कैपिटल डी हमने बताया था, कैपिटल डी कैसा है, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम। तो किसका पूछ रहा है, वेपर डेंसिटी आप किसका, NO2 का पूछा जा रहा है। तो NO2 का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करके बताइए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NO2, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NO2, कोई बताएगा? बताइए, MnO2 कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, 46 जी। तो ये हो गया 46, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी इक्वेशन में अगर देखें, कुछ स्टूडेंट को जिनको पता होगा वो लोग बता सकते हैं कि N2O4 है, ये जब रिवर्सिबल रिएक्शन करके जा रहा है 2NO2, ठीक है, तो ये इनिशियल में तो 1 है तो ये 0 है, लेकिन अगर हम कुछ देर बाद की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स होगा। ये कितना होगा कोई बताए तो, 2NO2 यहाँ पे कितना लिखूं बताइए तो, एक्स लिखूं, क्या लिखूं, 2x। तो हम यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आप बोल रही हैं कि 2x लिखिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 2x। लेकिन देखिए फार्मूला में यहाँ पे क्या दिया है, ये y दिया है। किसी को पता है y इक्वल टू क्या है, इस फार्मूला में y इक्वल टू क्या है? एक कोफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर कोफिशिएंट है तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, कैपिटल डी की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया। अच्छा, ये पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है, डेंसिटी जो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डिवाइडेड बाय 1 होगा तो ये 46 ही आएगा। तो हम डी की वैल्यू हमने लिखा 46, और क्या बोला जा रहा है, वेपर डेंसिटी आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 40, तो आई रोट हियर इज 40 डिवाइडेड बाय वाई की वैल्यू कितना रखूं, यहाँ पे कोफिशिएंट देख लीजिए कितना है, ये कितना रखूं बोलिए, तो 2 माइनस 1 फार्मूला से है, और डी की वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू आपने लिखा है 40। ठीक, और अल्फा या एक्स की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है, अल्फा अल्फा मानिए एक्स मानिए आपके ऊपर है।
तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हम जगह तो है नहीं, तो हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया? ले लिया सर। ले लिया सर, ले लिया। ओके ओके ओके। तो देखिए पहले तो x की वैल्यू कैलकुलेट करिए, इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ किया जा सकता है। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन भी मैंने डिलीट कर दिया, आप लोग बताना बाद में। तो देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करें तो अल्फा इजकल टू या x इजकल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में 46 माइनस 40 दैट इज 6 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 दैट इज 1 दैट इज 40। तो अब इसको डिवाइड करें तो ये क्या है, 3 बाई कितना आ जाएगा, है ना, 20। 3/20 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, है ना, 2 5 जा 10, तो 1.5, लेकिन 10 नीचे भी है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कितना आ जाएगा बताइए तो, 0.15। तो अल्फा आपने निकाल दिया। अब क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप परसेंटेज बताइए, किसका बताइए, NO2 का, है ना, परसेंटेज बताइए NO2 का। अब देखिए कप बताइए इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, तो आप ये वाला इक्वेशन आप लोगों ने बताया। तो अगर हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर में बात करें तो कौन कितना मोल होगा, आप ये समझ लीजिए, ठीक है, कौन कितना मोल होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये टी इक्वल टू कब है, 0, और ये टी इक्वल टू क्या है, टी इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर, हाँ, तो आप ये बताइए कि एन टोटल कितना होगा, एन टोटल, बोलिए एन टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई बोले तो एन टोटल कब, 1 + x आप बता रही हैं, मतलब आप ये बोल रही हैं कि 1 - x है, प्लस अगर 2x कर दें तो 1 + x आएगा। मैं देख लेता हूँ, 1 - x, ये 2x का मतलब क्या हुआ, x + x हुआ, इसका मतलब x प्लस, तो एक x से एक खत्म हो गया, तो ये आपने बोला कि 1 + x आएगा, वेरी गुड। तो अगर हमारे पास परसेंटेज पूछ रहा है तो कैसे करेंगे, अगर हम लोग परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज, है ना, तो बेटर है कि अगर आप x ही इसको कंसीडर करें, क्योंकि यहाँ पे x माना है हम लोगों ने, तो आप ये x ही मानिए तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, कंफ्यूजन से दूर रहेंगे। या तो अगर x ने आप जहां भी माने तो x को x ही माने या तो अल्फा माने, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब आपने इतना बता दिया, तो हम लोग परसेंटेज NO2 लिखें तो क्या लिखेंगे, तो मोल्स ऑफ NO2 लिखेंगे, मोल्स ऑफ क्या लिखेंगे, NO2, अपॉन क्या लिखेंगे, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाई 100, लिख सकते हैं क्या, बोलिए। यस सर। तो मोल्स ऑफ NO2 अगर आप देखें यहाँ पे 2x है, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स आपने अभी बताया कि 1 + x हुआ, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ठीक है। अब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत सारी चीजें आपको पता है, क्या क्या चीजें पता है, अगर आप x की वैल्यू इसमें पुट अप करते हैं, जो इक्वेशन फ्रेम अप हुआ है उसमें पुट कर दीजिए, तो 2 × x की वैल्यू आपके पास क्या है, 0.15। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये वैल्यू कर सकते हैं भाई, 2x है, x की जगह पे मैंने रखा ये, बोलिए, और x की वैल्यू आपका 0.15 मल्टीप्लाई बाई 100, यस या नो स्टूडेंट, थर्ड बैच, यस हाँ, थर्ड ऑप्शन, वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन में क्या है आप बताओ, थर्ड ऑप्शन में कितना है, 26.08, तो आपका क्या हो जाएगा, 0.3 आएगा, 30 आएगा, डिवाइडेड बाई 1.15 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो यही आप बता रहे हैं 26.08% आएगा, ठीक है जी। तो इसी टाइप में क्वेश्चन आएंगे, आपको करना होगा, ठीक है, धीरे धीरे आप लोग करते रहिएगा। अच्छा, तो और क्वेश्चन आप खुद से करना, देखना अगर बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो हम हैं। कल का जो हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहता हूँ, इरेज कर दूं स्टूडेंट, इसको रीरेज कर दूं, यस सर। हम्म, हाँ सर।
तो देखिए, हम लोग बोल रहे थे कि एक बार और आप देख लीजिए ली चैटलियर प्रिंसिपल, क्योंकि आप लोगों को शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा बहुत। तो TELIER ली चैटलियर प्रिंसिपल, हम लोगों ने क्या बोला था इसके लिए। देखिए, अगर आप डेफिनेशन मेमोराइज करेंगे बुक में तो आपको 100% है कि डिफिकल्ट महसूस होगा अगर बुक से डेफिनेशन मेमोराइज करेंगे। लेकिन अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो हो सकता है इजिली अंडरस्टैंड हो जाए। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मान लीजिए हमारे पास एक इक्विलिब्रियम है, ए से बी जा रहे हैं, और हमारे पास क्या बोला है, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल, है ना, और जो भी आपके पास है, इसको अगर आप चेंज करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि इक्विलिब्रियम ऐसा डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, इक्विलिब्रियम विल मूव, ठीक है, विल मूव इन डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, इन डायरेक्शन सो एज चेंज इज, जो भी आप चेंज किए हैं ये टेम्परेचर प्रेशर में, चेंज इज क्या हो जाएगा, मिनिमाइज या मिटिगेट हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा, या और क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, वो खत्म होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, आपने क्या, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबर, ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबर, ए और बी बराबर होना चाहिए। अब ए और बी बराबर होने का क्या मतलब है, ए और बी बराबर होने का क्या मतलब है कि अगर आपने चेंज किया है तो फिर से रिस्टोर होना चाहिए। अब रिस्टोर करने के लिए आप, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा किसी न किसी डायरेक्शन में। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए इक्विलिब्रियम, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए जिससे कि इसका अफेक्ट आपका क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, इनर्ट गैस का अफेक्ट खत्म हो जाए। बात समझ में आ रही है, बोलिए। यस सर। अच्छा, अब अच्छा देखिए, अब इसी पॉइंट को थोड़ा सा हम इलाबोरेट करते हैं, है ना, क्योंकि इसके ऊपर काफी हम लोगों को क्वेश्चंस करना है, तो इसके लिए हम इलाबोरेट कर देते हैं कि हमने देखा था जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे हमारे पास। जो पहला फैक्टर था हमने देखा था कि आपका कॉन्सेंट्रेशन था, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन हमने बताया था कि अगर मान लीजिए रिएक्टेंट का बढ़ाया, है ना, तो रिएक्टेंट का अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया ए से बी जाने के लिए, है ना, तो आप बताओ रिएक्शन रिएक्शन किस इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो हाँ, तो इक्विलिब्रियम एक इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड, ठीक है। अब हमारे पास इसी तरीके से दूसरा पॉइंट, अगर हमने क्या बोला कि अगर हमने क्या किया, कोई लड़का कौन है, किसका आवाज आ रहा है, अगर हम लोग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो आप इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में आप बताएंगे, तो ये बैकवर्ड हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा बैकवर्ड। तो अब चाहे तो दोनों लाइन में यूज करिए या तो एक लाइन यूज करिए, आप फॉरवर्ड के लिए करिए, बैकवर्ड के लिए यूज करिए, तो इक्विलिब्रियम आपका रिवर्स होगा। अब एक और इसके साथ में बताया था हम लोगों ने कि मान लीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने और घटाने का एक तरीका और है, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का घटाने का तरीका ये है कि अगर आपने रिएक्टेंट हमने क्या किया, ऐड किया, ठीक है, एक और है, या हमने प्रोडक्ट ज्यादा मैन्युफैक्चर किया तो ये भी ऐड हुआ। दूसरा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड की जगह पे हम लोग सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एक हमारे पास और भी ऑप्शन है कि सब्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ए से अगर बी है, ए से बी इक्विलिब्रियम है ना, तो अगर हमने क्या किया कि ए को निकाल दिया, ए को हमने क्या किया, नो डिक्रीज किया, ए का कॉन्सेंट्रेशन हमने डिक्रीज किया, ठीक है, तो ए का अगर हमने डिक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम बताइए किस डायरेक्शन में जाएगा, तो जी जी बैकवर्ड में जाएगा। तो हमने क्या किया, ये बैकवर्ड में हो गया, बैकवर्ड, ठीक। अगर हमने क्या किया कि इसी के केस में हमने क्या किया जी, हमने क्या किया कि अगर हमारे पास ए से रिवर्सिबल रिएक्शन बी जा रहा है और इसको हमने डिक्रीज कर दिया, इसका कंसंट्रेशन मैंने निकाल दिया, तो ये किधर में चला जाएगा, बोलिए। अगर बी कम हो गया तो फॉरवर्ड जाएगा जी। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है कि किसी, मान लीजिए आपके पास N2, मान लीजिए कोई और भी रिएक्शन लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं।
तो मान लीजिए हमारे पास PCl5 था, ये टूटा तो आपका PCl3 बना और Cl2 बना। तो ये बोला जा रहा है कि आप चाहें तो क्या करें, इसको बढ़ाएं। तो जब इसको बढ़ा देंगे तो ये फॉरवर्ड में चला जाएगा, या तो इसको घटा देंगे, या तो आप क्या करिए इसको घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो बैकवर्ड में आएगा। और दूसरा केस इसी के साथ इसमें जाता है कि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा ये प्रोड्यूस हो गया है तो फिर ये बैकवर्ड जाएगा, या आप जितना बन रहा है उसको आप निकाले जा रहे हैं तो आपका फॉरवर्ड जाएगा। बात समझ में आ रही है ये वाला? बोलिए। यस सर, यस सर। हाँ, अब इसी हम इसको इरेज कर देते हैं, और इसी के ऊपर एक मान लीजिए हमने टेम्परेचर वाला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो बताया था, कि मैंने टेम्परेचर को बताते समय मैंने बताया था दो टाइप का एक्सप्लेन किया था, कि अगर इंडोथर्मिक है इंडो, और दूसरा है आपका एक्जो। तो एक्जो के लिए हमारे पास बैकवर्ड होता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्जोथर्मिक है ना, एक्जोथर्मिक। तो एक्जोथर्मिक के केस में आपका क्या होता है, बैकवर्ड होता है, और इंडोथर्मिक के केस में आपका होता है फॉरवर्ड। ठीक, बताओ तो, कोई बता सकता है? श्रुति, नामोदी, स्नेहा, कौस्तुभ, हर्ष, मनमीत, मनमीत कौर, फरदीन अली, वंशिका, क्यों ऐसा फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्यों जा रहा है एक्जो और इंडो में? एडविट, बोलिए क्यों ऐसा जा रहा है? प्रेम, आप बताओ इसका रीजन बताओ, कि टेम्परेचर हमने इंडोथर्मिक के केस में लिया तो फॉरवर्ड गया, एक्जो में कह दिया तो बैकवर्ड जा रहा है। साहिल, सार्थक, पलक चौधरी, अनंत, क्या? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। कौस्तुभ, Because we increase the temperature in the reactant side हम्म in the endothermic reaction, so हम्म it goes forward. वेरी गुड, बात समझ में आ गई। तो आप इसको फिर से, इसीलिए ना मैं बोल रहा हूं कि आप पूछ लिया करो, अच्छा है। आपने क्या दिखा, N2 प्लस आपने देखा 3H2, ठीक है। तो जब ये आपने लिया रिवर्सिबली, ये 2NH3 दिया। अब एक्जोथर्मिक अगर ये है तो बताइए किधर टेम्परेचर निकलेगा, प्रोडक्ट साइड में या रिएक्टेंट साइड में? अगर एक्जोथर्मिक है, रिएक्टेंट साइड में ऐड होता है जी बेटा, रिएक्टेंट साइड में, हाँ। तो प्रोडक्ट साइड में मान लीजिए आपका 46 किलो जूल पर मोल निकला, ठीक है, पर मोल। तो अब आपने क्या किया, देखिए जब एक्जोथर्मिक है ना तो प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी निकलती है, और इंडोथर्मिक है तो आपको ऐड करना पड़ता है। तो आपने क्या बोला कि अगर यहां से हम पिस्टन लगा करके हमने क्या किया, कि जब इसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ठीक है, जब टेम्परेचर मान लो आपने क्या किया 100 डिग्री बढ़ाया, 100 डिग्री, तो या 100 किलो जूल आपने हीट किया, 100 किलो जूल। तो अब बताओ 100 किलो जूल हीट किया, तो प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे 46 है और 100 और बढ़ गया, तो प्रोडक्ट साइड में कितना हो जाएगा, 146 किलो जूल पर मोल। और रिएक्टेंट साइड में तो इधर में कुछ नहीं है, तो इधर में कितना हो जाएगा, 100 किलो जूल पर मोल। इधर में एनर्जी थोड़ी रिलीज हो रही है प्रोडक्ट के साथ। तो अब बताइए किधर में एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड में। तो अब हमारे पास ये बोलता है ली चैटलियर प्रिंसिपल कि आपने चेंज जो किया वो फिर से बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इधर में रिएक्शन जाएगा तो टेम्परेचर कम होगा। समझ में आ रही है? Yes sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है? मनमीत कौर? No sir. हाँ, क्लियर है। अच्छा, अब इसी को दूसरे हिसाब से समझिए, अब आप इसी का दूसरा रिएक्शन लीजिए। तो अगर मान लीजिए आपने एक्जो का तो देख लिया, अगर इंडो की बात करता है, देखिए, तो अगर आप इंडो की बात करें, एक एग्जांपल मैं इसी को ले लेता हूं, एकदम पैटेंट एग्जांपल। हमने PCl5 को लिया, ठीक है। अब इसको डिकम्पोजिशन अगर फास्ट कराना चाहते हैं PCl5 और Cl2, तो इसको क्या करना पड़ता है कि मान लीजिए इसका कुछ ऐसे है, हम मान लेते हैं कि आपका 15 किलो जूल इसको हीट करना है। ये रफ डायग्राम है,
ना, रफ है ये, रफली है, हम केवल समझाने के लिए। तो हमने कितना यूज किया, आपका 15 किलो जूल इसमें एनर्जी डाला। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि हमने 15 किलो जूल किस में डाला, रिएक्टेंट साइड में। तो जब रिएक्टेंट साइड में डाला तो कैसा हो जाएगा, एक्जो या इंडो, कैसा रिएक्शन होगा, बोलिए। इंडो सर। इंडो, इंडो होगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट के साथ एनर्जी निकलता है तो एक्जो होता है, लेकिन रिएक्टेंट में अगर हम ऐड करें तो प्रोडक्ट बने तो इंडो होगा। अब हमने क्या किया, इसी को लेकर के हमने क्या किया कि हमने इसको हीट किया, है ना। तो जब हमने हीट किया जी, देखिए इसको, तो आप बताइए कि जब हीट किया, मान लीजिए आपने इसको फिर से 100 किलो जूल एनर्जी दिया, है ना, सिस्टम को 100 किलो जूल। तो जब 100 किलो जूल देंगे एनर्जी, तो अब बताइए कि किस डायरेक्शन का एनर्जी ज्यादा होगा। तो हाँ, तो 115 किलो जूल इधर में हो जाएगा, इधर में 100 ही रहेगा। अब ली चैटलियर क्या बोलता है कि इक्विलिब्रियम ऐसा डायरेक्शन में जाएगा जिससे टेम्परेचर बराबर हो जाए। तो ये क्या करेगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये वाला 115 है वो कम होना चालू होगा। तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बोलिए, समझ में आ रहा है क्या। यस सर। यस सर। अच्छा, वेरी गुड। देखिए, थैंक यू। अब हमारे पास एक जो दूसरा फैक्टर है, हम लोगों ने जो कल पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस की बात कर रहे थे, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब देखिए, अब इसमें ना एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एक तो एनसीईआरटी में जाएंगे तो वो सीधे बोलता है कि नो इफेक्ट बोलता है, क्योंकि रिएक्ट नहीं करता, एनसीईआरटी में उतना डिटेल नहीं दिया है। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस की जब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव ट्रैक में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको नट सेल में बता देता हूं कि क्या होता है। तो देखिए, जिसको समझ में आ जाता है दैट इज वेरी वेरी गुड है, और जिसको समझ में नहीं आता है वो याद कर लेगा। इसको कैसे याद करना है मैं इसको समझा देता हूं। तो अगर आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम है, अगर आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम है, जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका नो इफेक्ट होता है, नो इफेक्ट। और दूसरा है आपका कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बोला जाता है इन द डायरेक्शन, किस में बोला जाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ मोल, मोर नंबर ऑफ मोल। जिस डायरेक्शन में ज्यादा नंबर मोल होगा उस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हमारे दोनों चीज को आप अंडरस्टैंड करिए। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि ये कंटेनर का जो वॉल्यूम है, ये कंटेनर जो भी कंटेनर वॉल्यूम जो है, कंटेनर वॉल्यूम, ये आपका क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। बात समझ में आया। और कांस्टेंट प्रेशर का मतलब, बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सर कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिए, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये हुआ कि कि ये एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा, ये ना कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। बात समझ में आ रही है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब आप मान लीजिए कि आपका 1 बार होना चाहिए या 1 ATM होना चाहिए। तो अब कांस्टेंट वॉल्यूम का ऐसा नहीं कि P इक्वल टू 0 लिख दें, P इक्वल टू 0 थोड़ी होगा। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब P या तो 1 बार होगा, या तो P 2 बार होगा, या 3 बार होगा। ये तो 1 बार होगा, या 2 बार होगा, या 3 बार होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। प्रेशर और वॉल्यूम में पहले तो आप लोग एकदम कंफर्म हो जाइए कि वॉल्यूम कभी भी, वॉल्यूम अगर आपने फिक्स रखा है, ये वाला वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब है कि कंटेनर तो नहीं चेंज हो सकता है कभी भी। प्रेशर फिक्स होने का मतलब ये हो गया कि आपका कांस्टेंट प्रेशर है। वॉल्यूम का भी मतलब वही हुआ कि 5 लीटर है, तो 5 लीटर है तो उस किसी कंडीशन में उसको बढ़ा नहीं पाएंगे आप। अभी भी आप लोग समझ नहीं रहे होंगे। अच्छा रुकिए, मैं फिर से समझाता हूँ। कांस्टेंट, हाँ फिर से मैं समझा रहा हूँ, रुक जाइए रुक जाइए, है ना। इसको थोड़ा सा आप समझ ही लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि काफी यूजफुल टर्म्स है ये। देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम का ये मतलब हुआ कि अगर V2 माइनस V1 करेंगे ना तो वो 0 आ जाएगा। ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम, कि मतलब ये वाला जो है,
ये मूव करेगा, ये नहीं मूव करेगा। जो ये पिस्टन लगा रहेगा, पिस्टन जो है या तो पिस्टन नहीं लगेगा या तो मूवमेंट नहीं होगा, पिस्टन विल नॉट 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 मूव। देखिए पिस्टन विल नॉट मूव। ये हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम का। अब देखिए, अब कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये हुआ, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये हुआ कि अगर प्रेशर 1 बार है, हमारा प्रेशर 1 बार है, तो इसमें अगर ऐड कर देंगे, अगर ऐड करेंगे नंबर ऑफ मोल, अगर आप ऐड करें नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल ऐड करेंगे तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम को थोड़ी रखना है। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलिए। अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ाएं, इसमें ऊपर से ज्यादा गैस डालें इसमें, बढ़ेगा। हाँ, तो प्रेशर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। तो अगर मान लीजिए आपने आपने क्या किया कि अगर वॉल्यूम को बढ़ाया, है ना, कहने का मेरा मतलब ये सिर्फ इतना है कि अगर नंबर ऑफ मोल अगर बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर पे उतना इफेक्ट नहीं होगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो, क्योंकि कैसे मैं आपको समझाऊं, समझ में पा रहे हैं क्या आप? हम कहने का मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो भी प्रेशर नहीं होगा, पिस्टन मूव कर जाएगा, पिस्टन मूव कर जाएगा। ये पिस्टन जो है ऊपर मूव कर जाएगा, लेकिन प्रेशर उतना ही रहेगा। भाई वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है ना। तो आप नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ा दिया तो आपका वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर उतना ही रहेगा, क्योंकि आपको पहले ही बता रहे हैं पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी है। तो ये बढ़ाया मैंने, इतना ही बढ़ाया कि ये ज्यादा चेंज ना हो। इसको बढ़ाने का मतलब इसमें अगर हमने नंबर ऑफ मोल बढ़ा दिया तो ये क्या होना चाहिए, इसको बढ़ाया तो ये क्या करना, इनवर्सली है तो ये घटना चाहिए। बात समझ में आ रही है? नहीं नहीं समझ, नहीं समझ। नहीं समझा? आप ऐसे समझो ना कि अगर हमारे पास प्रेशर 1 बार प्रेशर है, तो 1 बार प्रेशर है तो अच्छी बात है ना। लेकिन उसमें इसमें नंबर ऑफ मोल डालेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं, इसका बढ़ सकता है कि नहीं, वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं प्रेस कांस्टेंट प्रेशर पे? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब मैं यही समझा रहा हूं कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट होने से वॉल्यूम बढ़ सकता है, वॉल्यूम बढ़ सकता है। लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट होने से क्या होगा, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है आपका तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ सकता है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इसके केस में आपका क्या है, अगर नंबर ऑफ मोल अगर आप ऐड करें तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, पी इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसमें अगर आए, तो ये फिक्स है ना, कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम है ना। क्लोज कंटेनर है। क्लोज कंटेनर मान लो तो, हाँ क्लोज ही मान लो आप। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हीट चेंज नहीं होना चाहिए। तो कांस्टेंट प्रेशर का भी मतलब वही है, P2 - P1 वो भी जीरो होना चाहिए, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रेशर को एक बार करके वॉल्यूम तो बढ़ा सकते हैं, प्रेशर एक बार कांस्टेंट करो तो वॉल्यूम तो बढ़ा सकते हैं ना, मेंटेन करके प्रेशर को। नहीं समझा? भाई हमारे पास एक बार एक एटीएम प्रेशर पे हम एक कंटेनर, 5 लीटर के कंटेनर को भी ले सकते हैं और 10 लीटर के कंटेनर को ले सकते हैं। उसमें डिफर हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल का कर सकते हैं। अच्छा बताओ किस में हम वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, किस में वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, ये 1 में या 2 में, बोलो। 2 में करेंगे, ठीक। क्यों करेंगे, क्योंकि आप देखो, इस पॉइंट को याद रखो कि हमारा जो रूम है, जिस रूम में तुम हो, तो तुम्हारे रूम का प्रेशर जो होगा 1 ATM होगा। अब वो बगल वाला रूम बहुत बड़ा रूम है, उसका भी प्रेशर 1 ATM होगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंट क्या होगा कि आप छोटे रूम में हो तो छोटे रूम में नंबर ऑफ मोल कम होगा, और बड़े वाले रूम में अगर हॉल की बात करो वहां भी प्रेशर 1 ATM है, लेकिन उसका नंबर ऑफ मोल उसमें गैस जो होंगे उसमें ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा। तो मतलब कांस्टेंट प्रेशर तो तुम्हारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट ही है, तो वॉल्यूम क्या करता है, वेरी कर सकता है। बात समझ में आ रही है?
अब दूसरा दूसरा तो ये वॉल्यूम प्रेशर वाला मैं छोड़ता हूं। अब तुम वॉल्यूम को लो। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर है। तो प्रेशर कुकर का तो तुम्हारे पास वॉल्यूम फिक्स है, चाहे 4 लीटर हो चाहे 5 लीटर हो। अब तुम क्या कर रहे हो कि उसमें नंबर ऑफ गैस ऐड करो, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ऐड करो। तो अगर वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम घट बढ़ नहीं रहा है, और नंबर ऑफ मोल अगर गैस बढ़ाओगे, तो आपको पता है कि आपका पीबी इक्वल टू एनआरटी है। तो या नंबर ऑफ मोल बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो यही बात मैं बोल रहा हूं कि प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो इस पॉइंट को बहुत लोग तो समझाते नहीं है। अब बहुत लोग समझाने की कोशिश करते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब इनर्ट गैस के लिए मैं यही बताता हूँ। इनर्ट गैस के लिए एक बार फिर से सोचिए। एडिशन ऑफ, हम लोग क्या लिख रहे हैं, एडिशन ऑफ क्या लिख रहे हैं, इनर्ट गैस। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस की जब बात करते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम ऐसे कल बता रहे थे कि ये समझाना तो खैर नहीं है, पीवी इक्वल टू एनआरटी हम कर रहे थे। तो हम लोग क्या लिख रहे थे कि अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पी क्या हो जाएगा, एनआरटी बाई वी। तो एक आपका क्या है, वी आपका ये कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है ना। तो अब हमारे पास ये v कांस्टेंट होने की वजह से, v कांस्टेंट की वजह होने की वजह से जो p होगा, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एनआरटी के ऊपर। अब ये जो एनआरटी है, मान लीजिए एक ये पार्शियल प्रेशर है, ये हमारे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर। तो आपका पीए हुआ तो ये एनएआरटी, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एनए के ऊपर। भाई पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एनए के ऊपर। तो एनए के ऊपर अगर डिपेंड कर रहा है, तो आप इनर्ट गैस अगर रेट करते हैं, इनर्ट गैस वो तो रिएक्ट करेगा नहीं। तो आपका ये इसके नंबर ऑफ मोल पे पता नहीं चलेगा, बढ़ेगा ही नहीं। तो हमारे पास ये बोला जाता है कि जितना पार्शियल प्रेशर होगा, है ना, पार्शियल प्रेशर, वो केवल एनए के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एनए के ऊपर डिपेंड करने से हमारा इनर्ट गैस का ऐड करो ना ऐड करो, वो क्या कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो उसके चेंज पे नहीं कर रहा है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम अगर है, तो ये बोल रहा है कि आपका नो इफेक्ट होगा, ये आपका बोल रहा है कि नो इफेक्ट होगा। तो ये चीज तो आप जैसे जो भी आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, ऐसे करके कोशिश करो याद करने का। जो मुझे समझाना है आज का, मैं कांस्टेंट प्रेशर पे समझाना चाहता हूँ। इरेज कर दूं इसको। यस। अच्छा, अब देखो, अब तुम्हारे पास ये होता क्या है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि उसको हम लोग को अप्लाई करना है ना। सिनॉप्सिस को अंडरस्टैंड करके हम उसको अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब हम इसको इसी को आपको अंडरस्टैंड कराते हैं। जो दूसरा वाला है कि इफेक्ट ऑफ, समझ में समझिएगा, इफेक्ट ऑफ क्या, इफेक्ट ऑफ, लिखिए आप, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है, एट यहाँ पे, एट कांस्टेंट किस पे करें, एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए ना किसको किसको समझ में आता है थोड़ा। अब देखिए हम पहले नक्शल में लिखवा देता हूं कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में, अभी मैं एक बार बताया था, किसी को आप पता होगा तो बताइए। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ कहाँ पे, in the direction of More number of moles. more Less number of number of moles, moles. okay, thank you, more number of moles, more number of moles। अब ये देखिए कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है। इतना कोरिलेशन आपको बुकों में नहीं दिया है उसको, लेकिन हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। अब आप ये समझिए स्टूडेंट कि मान लीजिए हमारे पास, एकदम शॉर्ट में समझिए कि मान लीजिए हमारे पास ए है, ए प्लस बी रिएक्ट करके आपका सी प्लस डी दिया, ठीक। इधर में आपका क्या है, मोर वॉल्यूम है, मोर वॉल्यूम। इधर में आपका लेस वॉल्यूम, ठीक, लेस वॉल्यूम। ध्यान से समझना, अभी दिमाग कम लगाना, समझो पहले। तो कोई भी आप रिएक्शन हीट कर रहे हैं, कोई भी हीट कर रहे हैं ना, हीट कर रहे हैं। तो अब बताओ कि जब आप हीट करेंगे रिएक्टेंट को, तो बताओ कि लेस वॉल्यूम की तरफ जाएगा इजिली वेपर, या मोर वॉल्यूम की तरफ वेपर जाएगा। अगर आप किसी भी लिक्विड को हीट कर रहे हैं, मान लो
आपके पास लिक्विड को हीट किया, ठीक है। तो अगर आप लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए वेपर्स को? जहां पे वॉल्यूम कम है या जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, किधर जाएगा बोलो? यहाँ पे कम है। अच्छा, ऐसे कम तो आप बता रहे हो, ठीक है, फिर से समझो, दूसरे फॉर्म में समझो, दूसरे फॉर्म में। अगर कम वॉल्यूम है, अगर कम वॉल्यूम है तो मान लो प्रेशर ज्यादा है, कम वॉल्यूम है तो प्रेशर ज्यादा है, और ज्यादा वॉल्यूम है तो प्रेशर कम है, ज्यादा वॉल्यूम है तो प्रेशर कम है। अब प्रेशर से रिलेट करके बताओ तो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए वेपर्स को? कम वॉल्यूम की तरफ कि ये ज्यादा वॉल्यूम की तरफ? ज्यादा वॉल्यूम की तरफ। तो मतलब इक्विलिब्रियम अगर वॉल्यूम का इफेक्ट देखे तो इस तरफ जाएगा फॉरवर्ड में। नहीं समझा? अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं तो कोशिश ऐसा होता है कि जिधर ज्यादा वॉल्यूम है ना, ज्यादा वॉल्यूम है, तो उस डायरेक्शन में इजिली, क्योंकि वहां पे न रिपल्सन होगा न कॉन्ट्रेक्शन होगा, कुछ नहीं होगा, तो कोशिश करेगा कि वो जिधर ज्यादा वॉल्यूम है उधर जाएगा। ये डे टू डे लाइफ में भी ऐसा होता है, कोई भी चीज कि आप मतलब आदमी क्या जाएगा या कोई भी चीज चाहेगा कि वो फ्री स्पेस की तरफ जाए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपने वॉल्यूम को घटाया बढ़ाया नहीं, ये बोला जा रहा है, क्योंकि हम लोग तो इक्विलिब्रियम, इसका ये बोला जाता है कि कोशिश करना चाहिए कि इक्विलिब्रियम हमेशा किस डायरेक्शन में जाएगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जिधर में आपका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इजी होगा। अब जिधर वॉल्यूम कम है तो प्रोडक्ट इधर कितना आएगा? कम आएगा, इधर में तो नहीं आएगा। तो अब इसी फैक्टर को हम अप्लाई करना आपको सिखा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि मोर वॉल्यूम की तरफ जाएगा, ठीक ना, तो हम इसी फैक्टर को अप्लाई करना सिखा रहे हैं। तो एक एग्जांपल लीजिए आप, ठीक है, एग्जांपल। तो हमने क्या लिया, PCl5 लिया, रिवर्सिबल में गया, ये PCl3 बनाया और Cl2 बनाया, ये भी गैस हुआ, ये भी गैस हुआ और आपका ये भी गैस हुआ। अब ये किस पे है? ये कांस्टेंट प्रेशर पे है ना। ये इक्विलिब्रियम जो आ रहा है ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, ठीक। तो अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर, ये श्रुति एलोन लेफ्ट कर गई, तो अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, अगर एक ना कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो आपका ये भी और एन में रिलेशन बताओ, भी और एन में रिलेशन बताओ तो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल, एवोगाड्रो, क्या क्या? B inversely proportional and directly proportional. मार खा जाओगे तुम लोग सारे लोग। Directly proportional. हाँ, ये देखो, ये तो एवोगाड्रो लॉ हो गया, एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो लॉ, अगर तुमको एवोगाड्रो लॉ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उसको गोली मारो, तुम उसमें मत जाओ, तुम आइडियल को पकड़ो, आइडियल गैस इक्वेशन को। तो आपके पास पीबी इक्वल टू एनआरटी है ना। तो पीबी एन के प्रोपोर्शनल में आएगा भाई, इक्वल टू का मतलब प्रोपोर्शनल रख लो ना। तो आपका पीबी प्रोपोर्शनल टू एनआरटी है, तो भी प्रोपोर्शनल में है और एन भी प्रोपोर्शनल में है कि नहीं? बोलो। Yes. तो अगर यस आप बोल रही हैं तो आप यहाँ पे देखिए, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि रिएक्टेंट साइड में, तो रिएक्टेंट 1 मोल हुआ, ठीक है, और प्रोडक्ट कितना मोल हुआ? 2 मोल हुआ, 1+1। नहीं समझा? समझे कि नहीं? समझा। अच्छा, तो अब ये बताइए कि किधर वॉल्यूम ज्यादा होगा, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे आपने बोला कि ये मोर वॉल्यूम हुआ, ठीक है, मोर वॉल्यूम, ये हुआ लेस वॉल्यूम। तो अभी जो कब से मैं समझा रहा था, अब बताइए इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड या पक्का है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। जी, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया इक्विलिब्रियम, तो अगर आप ऐसे लिखें, दूसरे टर्म में लिखें, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ मोल। जिधर मोर नंबर हो सकता है, इधर रिएक्टेंट साइड में मोर नंबर मोल हो, तो आपका बैकवर्ड चला जाएगा। तो आप हमेशा यही लिखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ मोल। कर सकते हैं क्या? बोलिए।
सर फिर ये इक्विलिब्रियम में कैसा आएगा इक्वेशन? ये इक्विलिब्रियम में फिर इक्वेशन कैसे आएगा आप बोल रहे हो? तो प्रेशर के करेस्पॉन्ड में देखो ना, प्रेशर के करेस्पॉन्ड में अगर देखो तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर देखोगे ना, इसको आप बोल रहे हो फिर ये इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? इफेक्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, इनर्ट गैस का देख रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम का यही है, इसको समझने का है। अगर हम लोग बोलेंगे कि टोटल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इसका, क्योंकि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कर रहे हैं ना, तो आपका पी टोटल आपका इंक्रीज हो रहा है, पी टोटल इंक्रीज हो रहा है, पी टोटल इंक्रीज। ठीक है, पी टोटल जब इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होगा। अगर आप इनर्ट ले लें, इनर्ट गैस लेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे ना, इनर्ट गैस हमने लिया कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो क्या बोलेगा कि आपका पी टोटल बढ़ जाएगा, है ना, पी टोटल बढ़ जाएगा। अब पी टोटल जब बढ़ेगा तो फिर इक्विलिब्रियम, अच्छा ये इक्विलिब्रियम रिस्टोर नहीं हो सकता है, इसमें इक्विलिब्रियम हम लोग रिस्टोर नहीं करेंगे। इसमें बस एक डायरेक्शन याद के करो, द टोटल वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, द अगर टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिक्रीज्ड। ठीक, सर तो अच्छा, फिर वो फॉरवर्ड क्यों जाता? हाँ रुको 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 रुको, थोड़ा सा एक लाइन, इसको इरेज करूं क्या? आप एक स्क्रीनशॉट लो फिर समझाते हैं। इरेज करूं? कुछ पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूँ, टोटल नहीं कर रहा हूँ। जो आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, हालांकि क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, रुकिए लेकिन समझ में आ जाएगा, एक सेकंड। आप बोल रहे हैं कि सर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और आप बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज ओके, आप उसको भी एक्सेप्ट कर लिए कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उसको भी आपने एक्सेप्ट किया। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि सर इक्विलिब्रियम कैसे रिस्टोर होगा? ठीक है, अब देखिए इसको इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने का एक ये है कि मान लीजिए वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज अगर हो रहा है तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम अगर लिखें, नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिखें, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अब हमारे पास अब अगर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपने इधर में बोला कि ये इधर में ज्यादा वॉल्यूम है, इधर में आपने बोला कि ये वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम मोर, यही ना आपने बोला, तो वॉल्यूम मोर हुआ तो आपका पर यूनिट वॉल्यूम क्या हुआ, मोल पर यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर यूनिट। अगर वॉल्यूम बढ़ा, अब मोल्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट कांस्टेंट है ना, 1 मोल 1 मोल, बोलिए, तो मोल पर यूनिट क्या हो जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो मोल पर यूनिट क्या हो जाएगा, घटेगा कि क्या होगा, घटेगा। डिक्रीज होगा ना, बोलो। यस। तो घटेगा तो डिक्रीज होगा, तो ये भी तो लेस है, ये भी 1 मोल है, तो ये घट जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो ये घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, अगर घटेगा तो फिर से इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। इसको आप नारायणा बुक पढ़ो, वहां से भी थोड़ा एक आध लाइन सही दिया है, उसमें क्या बोल रहा है कि अगर आपका वॉल्यूम इसमें बढ़ा, तो ये बोल रहा है कि अगर वॉल्यूम बढ़ा तो नंबर ऑफ पर मोल पर यूनिट वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जो आप बोल रहे हो डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होना, अब प्रोडक्ट ज्यादा है तो इसका डिक्रीज होना मतलब इक्विलिब्रियम रिस्टोर होना है ना। तो इतना ही है इसमें, इससे ज्यादा नहीं है, हम इरेज कर रहे हैं इसको, आप लोग कोशिश करना अंडरस्टैंड करने के लिए। इरेज कर दूं या फिर भी डाउट है? अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़िए। देखिए कुछ एक दो क्वेश्चंस जो हैं, आपका एप्लीकेशन जो है ली चैटलियर प्रिंसिपल का, वो भी बता देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ क्या है आपका, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल, सॉरी स्टूडेंट, आपका क्या है, ली चैटलियर, CHATELIER, ले चैटलियर प्रिंसिपल।
अब देखिए ली चैटरियल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चल रही है हमेशा, तो हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अगर पाना है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट पाने के लिए, अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट पाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अगर हम लोगों को चाहिए, तो हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वो एक रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए कि जिससे आप इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर सकें। क्योंकि हमारे पास मान लीजिए एक हम ए लिए हैं, पहला ए नंबर इन द हैबर प्रोसेस, इन हैबर प्रोसेस एक ही एक्सप्लेन करूंगा, रिमेनिंग आप खुद से समझना, ठीक है। एग्जांपल्स को, क्योंकि आपको एप्लीकेशन खुद से अप्लाई करना है, जो नहीं समझ में आएगा उसको मैं बताऊंगा। और कुछ बच्चों ने जो आपका व्हाट्सअप किया है क्वेश्चंस को, मैं बताऊंगा आप लोगों को टाइम निकाल के। तो आप देखो इन हैबर प्रोसेस में ये बोला जाता है कि N2+3H2 है, और ये रिएक्शन जब भी होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और ये देता है 2NH3। अच्छा, अब इस देखिए एक और चीज इसमें जो है, जब कभी कभी आप बुकों में मिलेगा कि -92.0 किलो जूल, हालांकि 92 गलत ही दिया है। तो अगर 92 किलो जूल पर मोल दिया है, तो ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है। अगर तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो कितना मोल फॉर्म हो रहा है, बोलिए? 2 मोल। बात समझ में आ रही? तो 2 मोल के लिए 92 दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर बोले पर मोल बोले तो आपका 46 किलो जूल पर मोल होगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, कहीं 46 मिलेगा कभी 92 मिलेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 92 याद रखें कि 46 पर मोल रहेगा बेटा, तो 46 आएगा आधा। और जब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 2 मोल के दिया रहेगा तो 92। अब ये देखो, आप बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये इंडो है कि एक्जो है, पहला बताओ। तो ये एक्जो है, तो एक्जो है तो बताओ तो कि अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ा दे तो अब क्या होगा, बैकवर्ड होगा फॉरवर्ड होगा? बैकवर्ड होगा। तो अब ये इसके लिए ये बोला जाता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ये बोला जाता है कि रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते। तो फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड, ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड। अब ये जो सिस्टम होता है उसका टेम्परेचर ये लोग कितना मेंटेन करते हैं, वो लिखते हैं कि केल्विन में। देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर इस प्रोसेस के लिए कितना होता है मैं बता देता हूं आपका, ये होता है 725। ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है ये कितना होता है, 725 केल्विन टू कितना हो जाएगा आपका 775 केल्विन, ये ठीक है। तो टेम्परेचर इतना है, बहुत ज्यादा हजारों में हम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है आपका 725 केल्विन टू 775 केल्विन, ठीक। अब दूसरा चीज देखिए, दूसरा चीज, अब हम प्रेशर के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे पास रिएक्टेंट साइड में प्रेशर कितना है, आप देखो 4 मोल है, 4 मोल, और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 मोल है। अब हमने पता किया था कि P प्रोपोर्शनल N होता है, P प्रोपोर्शनल N होता है। तो किधर में प्रेशर, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएं तो किधर में ज्यादा होगा प्रेशर, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए बताइए प्रेशर बढ़ाएं तो? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड जी। तो ये क्या होना चाहिए, अब देखिए हाई प्रेशर रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या बोला जाता है कि हाई प्रेशर रिक्वायर्ड, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर रिक्वायर्ड, हाई प्रेशर रिक्वायर्ड। तो हाई प्रेशर रिक्वायर्ड करेंगे तो आपका इधर में रिएक्टेंट साइड में ज्यादा प्रेशर होगा, तो वो फॉरवर्ड में जाएगा। हाई प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम, फॉर फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? वंशिका, वंशिका, नामोदी, सब बच्चे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं मुझे पता भी नहीं चल रहा है, इन लोगों का कुछ इंटरेक्शन तो है नहीं। पीयूष, श्रेयु, ये ओमेश्वर, हाँ ओमेश्वरी, क्या फिर से कुछ बोली क्या, कोई किसी ने कुछ बोला? ये सर फिर से बताइए, नहीं समझा। हाँ ठीक है, हाँ तो यही तो मैं बोल रहा था
देखो, अब अगर प्रेशर क्या है, अगर प्रेशर आपने इंक्रीज किया, प्रेशर रिएक्टेंट का इंक्रीज किया, तो हमारे पास प्रोडक्ट है, तो अगर ज्यादा प्रेशर है तो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए इक्विलिब्रियम? अगर प्रेशर हाई है रिएक्टेंट का, लेस नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, नहीं, मोल्स के फॉर्म में मत बताइए। अगर मान लीजिए आपका प्रेशर हाई है रिएक्टेंट का, तो इक्विलिब्रियम किधर जाए प्रेशर को कम करने के लिए? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाना चाहिए। अब आपने बताया प्री प्रोपोर्शनल एन है, पी प्रोपोर्शनल एन होता है, तो किधर प्रेशर होगा? अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो किधर, 4 मोल की तरफ या 2 मोल की तरफ? 4 मोल की तरफ। 4 मोल की तरफ होगा तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? इधर ज्यादा प्रेशर हुआ तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। समझ में आया क्या? हम्म। तो ऐसे ही करना है, छोटे छोटे पॉइंट है। तो हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर लगा दिया। अब मान लीजिए आपने इसी में एक और पॉइंट है कि यहाँ पे आपका कैटलिस्ट यूज लेते हैं। कैसा कैटलिस्ट लेते हैं? फाइनली डिवाइडेड हम लोग लेते हैं एफई कैटलिस्ट, है नो। फाइनली डिवाइडेड हम लोग क्या लिखते हैं? फाइनली फाइन पाउडर लेते हैं डिवाइडेड, है ना, एफई कैटलिस्ट। एफई, तो अगर फाइनली डिवाइडेड एफई कैटलिस्ट लेंगे तो आप क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम विल अचीव्ड फास्ट, अचीव्ड फास्ट। बात समझ में आ रही है? तो अब इक्विलिब्रियम अचीव्ड फास्ट होगा तो इसको आप बार बार इसको कैटलिस्ट के केस में इसको निकालते जाओ, तो फिर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिर से इक्विलिब्रियम बनेगा, फिर निकालो, फिर ये इक्विलिब्रियम बार बार शिफ्ट होता जाएगा। तो मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम बार बार अचीव्ड होगा। जब उसको डिस्टर्ब करेंगे तो एफी कैटलिस्ट लेंगे तो जल्दी जल्दी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलिए। मतलब अगर आप एफी कैटलिस्ट लेते हैं तो इक्विलिब्रियम अचीव्ड होगा अगर मान लीजिए कि आपका प्रोडक्शन तेजी से होगा। ऐसे सिंपल समझिए कि प्रोडक्शन जल्दी होगा। कैटलिस्ट लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन जल्दी होगा। अगर कैटलिस्ट नहीं लेंगे तो प्रोडक्शन स्लो होगा। समझा क्या? अच्छा, वेरी गुड। अब दूसरा पॉइंट आप समझिए। दूसरा पॉइंट हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमको प्रोडक्शन और भी बढ़ाना है तो एक और 3 तरीके के बाद ये हमारे पास एक और तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या कर दें, बढ़ा दें। ठीक है, तो भी तो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा इक्विलिब्रियम। अगर हमने क्या किया कि यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन है हमारे पास, अगर ये है मान लीजिए N2 है, N2 एंड H2 का कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ा दिया, N2 एंड H2 का कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ा दिया, तो किस डायरेक्शन में जाएगा? बोलिए। ये फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, अगर हमने क्या किया कि NH3 को क्या कर दिया, टेकन आउट, NH3 को हमने क्या किया, टेकन आउट कर लिया, मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या किया, डिक्रीज किया, तो किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो ये हमको, हाँ, तो ये हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है। ठीक, और एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, ये खत्म हो गया। एक दो और रिएक्शन है, आपको सब अप्लाई करने पर पूरी तरीके से आता है, आप लोग अप्लाई करना। और एक और हम लोग लास्ट हेडिंग पढ़ाते हैं। ठीक है, इरेज कर दूं इसको, इरेज कर दूं? ओके। अभी एक हम इसमें देखते हैं, एक लास्ट हेडिंग है। ये हेडिंग कभी आया नहीं है एग्जाम में, बस दिया गया है, आप इसको भी देख लीजिए ना, तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम एक साथ अचीव्ड हो रही है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिखते हैं, साइमल्टेनियस का मतलब साथ साथ चलना। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं कि व्हेन मोर देन वन, व्हेन मोर देन क्या बोला जा रहा है, वन इक्विलिब्रियम, मोर देन वन इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, मोर देन वन इक्विलिब्रियम आर इस्टेब्लिश्ड। अगर हमारे पास एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश इन अ वेसल, ठीक है, किसी वेसल में एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है, किसमें, एट द सेम टाइम। ओके, तो एंड क्या बोला जा रहा है कि एंड
एनी ऑफ एंड एनी ऑफ, आइदर वो क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट्स हो, एनी ऑफ रिएक्टेंट्स, और क्या होना चाहिए, एनी ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर क्या है, सेम है, एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स आर सेम, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, देन द इक्विलिब्रियम को क्या बोला जाता है, देखिएगा थोड़ा सा, देन द इक्विलिब्रियम concentration of the common species in all the equilibria, जितने भी साथ में इक्विलिब्रिया चलेगा, इक्विलिब्रिया, ठीक है, वुड बी सेम, क्या होगा, वुड बी सेम, सबके लिए क्या हो जाएगा, जितनी कॉमन स्पीसीज है सबके लिए। हम एक बार और इसका पढ़ के भी समझा देते हैं, क्या बोला जाता है, व्हेन मोर देन वन इक्विलिब्रिया आर स्टेब्लिश, मतलब मान लीजिए हमारे पास कई इक्विलिब्रिया है, एक C1 मान लीजिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC1 है, फिर दूसरा आपके पास है आपका KC2 है, फिर आपके पास KC3 है, और एक ही वेसल में एट द सेम टाइम पे हो रहा है, और क्या बोल रहा है, और उसमें आइदर क्या है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट क्या है, सेम है, तो क्या बोल रहा है, आर सेम, देन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन स्पीसीज आर ऑफ द कॉमन स्पीसीज आर इन ऑल द इक्विलिब्रिया वुड बी सेम, सबके लिए आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सबके लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बात समझ में आ गई स्टूडेंट, कि अगर उसमें कॉमन स्पीसीज है तो सबके लिए आपका इक्विलिब्रिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि 3-4 रिएक्शन आपके साथ एक साथ हो रहे हैं किसी में, एक एग्जांपल ही समझ लीजिए आप, एक सेकेंड टाइम हो गया है, बट 1 सेकेंड आप रुकिए। मान लीजिए हमारे पास CaCO3 है, और ये जब डिकम्पोज होता है तो ये क्या बताया कि ये बताएगा CO2 प्लस CaO हुआ, लेकिन उसी कंटेनर में ये बोला जा रहा है कि CaCO3 के साथ आप कार्बन भी ले लीजिए, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है CO2 से रिएक्ट करेगा, कार्बन क्या करेगा, CO2 से रिएक्ट करके ये आपका रिवर्सिबली आपका 2CO बना देगा, ठीक। अब देखिए इसमें देखिए दो चीजें कॉमन हो गई, एक के लिए रिएक्टेंट और दूसरे के लिए प्रोडक्ट में ये कॉमन हो गई। तो जब आप बोला जा रहा है कि जब आपका इक्विलिब्रियम हम लोग लिखेंगे तो यही बोला जा रहा है कि देन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉमन स्पीसीज इन ऑल इक्विलिब्रियम विल बी सेम। तो ये जो कॉमन स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए हमारे पास A है, तो यहाँ पे भी उसका कॉन्सेंट्रेशन ये होगा, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ B हो, इसमें मतलब 10 मोल हो तो इसमें 20 मोल हो, ऐसा नहीं होगा, दोनों में आपका सेम होगा। बस इतना सा इसमें अंडरस्टैंड करना है और कुछ भी नहीं करना है। बोलिए समझ में आ रहा है क्या? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कॉमन स्पीसीज का सेम होता है अगर वो साथ साथ इक्विलिब्रियम चल रही है। नहीं समझा? हाँ, तो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट, और रिमेनिंग हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, तो फिर से एक बार बताओ। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लो कि एक ही कंटेनर में हमने CaCO3 को लिया और एक में उसी में C को भी लिया, ठीक है, किसी भी कंटेनर में आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हमने CaCO3 को लिया और कार्बन को भी लिया, ठीक है, अब उसको हीट कर दिया, डिकम्पोज कराना चालू किया, ठीक है, तो जब आपने इसको हीट किया तो ये डिकम्पोज हुआ तो आपका CaO बना और CO2 बना। अब ये जो CO2 है, CO2 वो क्या करता है, हाई टेम्परेचर होता है CO2 का, वो क्या करता है कि कार्बन के साथ वो रिएक्ट कर लेता है CO2 के साथ, और ये बना देता है 2CO, ठीक। तो अब जो इसका कॉन्सेंट्रेशन इसमें लिखेंगे आप, जो भी कॉन्सेंट्रेशन आप प्रोडक्ट में लिखेंगे, ये जो A है इसका कॉन्सेंट्रेशन जितना भी लिखेंगे, मान लीजिए A लिखा, तो यहां पे भी लिखेंगे तो इसका भी A होगा। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन स्पीसीज क्या हो जाएगा, सेम होगा, अगर वो इक्विलिब्रिया क्या है, साइमल्टेनियसली चल रही है एक ही सिस्टम में, साथ में दो इक्विलिब्रिया अगर स्टेब्लिश हो रही है, तो आपका जो कॉमन स्पीसीज होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो सेम लिखेंगे।
कहने का मतलब अगर केसी लिखें पहले के लिए केसी 1, तो आप क्या लिखेंगे, CaO लिखेंगे और आपका CO2 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, CaCO3। अब ये अच्छा, अब Kc2 जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CO का आप स्क्वायर लिख दो, और डिवाइडेड बाई C लिखें और आप CO2 लिखें। अब क्या बोल रहा है कि ये इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो R करके आप ये भी तो लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मान लीजिए A है, तो आप क्या लिख सकते हैं, Kc1 लिखेंगे तो आपका क्या बोला जा रहा है, CaO लिखिए, और आपका इन ब्रैकेट आपका A हो गया डिवाइडेड बाई CaCO3। और Kc2 लिखेंगे, अगर Kc2 लिखेंगे तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं कि CO का आपका स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और डिवाइडेड बाई C रहेगा ऐसा, और दूसरे ब्रैकेट में CaCO3 का आप कार्बन डाइऑक्साइड का कितना लिया, A, तो ये रहेगा। तो इक्विलिब्रियम पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, सेम रहेगा। नहीं समझा? Understood, sir. हाँ, बस इतना सही इसमें करना है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। इवनिंग का मैं शेड्यूल सेंड करूंगा आपका लिंक। ओके, बाय स्टूडेंट्स। Bye, sir. हम्म, Thank you, sir. ओके, वेलकम वेलकम।